हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन एडु क्रांति में। कल हम लोगों ने भारत का इतिहास के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि प्राचीन भारत में कौन कौन से वेद हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया हुआ था। आज इसी का दूसरा सेशन में हम लोग आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे विदेशियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी थी। इस जानकारी के बारे में हम लोग देखेंगे, विदेशी से क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई इसके बारे में देखते हैं। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं इसमें एक थे यूनानी रोमन लेखक थे, जिसमें कौन कौन से आते हैं तो टेसियस आते हैं, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ आने वाले 3 व्यक्ति थे, निरियाकस, एनेसिक्रेटस तथा ऑस्ट्रियोबुलस थे। और थे मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनोसियस, टॉलमी, फिलिनी, ये सभी व्यक्ति थे। और थे फिरिफल्स ऑफ द इरिथियन सी, ये सभी कहाँ के थे तो ये सभी यूनानी रोमन लेखक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेसियस के बारे में कि टेसियस कौन थे। तो टेसियस जो थे प्रथम यूनानी रोमन लेखक थे। कौन? टेसियस। टेसियस क्या था तो ईरान का राजवैद्य था। टेसियस जो थे क्या थे? ईरान का राजवैद्य था। इनका जो कहानी जो थी वो आश्चर्यजनक कहानियों से बहुत परिपूर्ण होने के कारण से इनका जो कहानी जो था वो कैसा था? अविश्वसनीय था। ईरान का राजवैद्य कौन लेखक थे तो ये टेसियस थे। नेक्स्ट हेरोडोटस के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। हेरोडोटस के द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो कौन सा थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो था हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक था। पुस्तक जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, उस पुस्तक का क्या नाम है तो उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका के बारे में। हिस्टोरिका उस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे तो निरियाकस, एनेसिक्रेटस तथा ऑस्ट्रोबुलस थे। इसके द्वारा लिखित पुस्तक जो थे वो किस प्रकार के थे तो प्रमाणिक एवं विश्वसनीय थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए हुए थे इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थे वो प्रमाणिक एवं विश्वसनीय थे। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख लेखक मेगास्थनीज के बारे में। ये जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले लेखक थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राज दरबार जो लेखक थे वह थे कौन थे? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राज दरबार जो लेखक थे वो कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो पुस्तक कौन सा था तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। एक इंडिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में किस लेखक ने लिखा था तो इनका नाम है मेगास्थनीज। डायमेकस जो थे वो क्या थे? सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत थे। कौन थे? डायमेकस थे। बिंदुसार के दरबार में कौन लेखक आया था? डायमेकस। डायमेकस था क्या था? सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत थे। कौन? डायमेकस थे। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा तो ये कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा। अब है अगला देखते हैं हम लोग डायोनेसियस के बारे में। डायोनेसियस के बारे में लेखक जो मिस्र नरेश टॉलमी फिनलैंड का राजदूत था वो कौन था तो डायोनेसियस थे। अशोक के दरबार में आने वाले यूनानी लेखक कौन थे? डायोनेसियस थे। डायोनेसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया हुआ था। डायोनेसियस जिस देश का राजदूत था वो कौन सा था? मिस्र के, यहीं के राजदूत थे डायोनेसियस। डायोनेसियस मिस्र के किस नरेश का राजदूत था तो नरेश फिलोडेनफर्ड के ये राजदूत थे। नेक्स्ट अगले लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं टॉलमी। भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो टॉलमी। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। टॉलमी द्वारा लिखित पुस्तक जो है क्या है? भारत का भूगोल। अगला है फिलिनी के बारे में हम लोग देखते हैं कि फिलिनी के द्वारा जो लिखित पुस्तक थे वो क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। फिलिनी के द्वारा लिखित पुस्तक क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? फिलिनी के द्वारा। पुस्तक जिसमें
भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन मिलता है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? फ्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? फ्लिनी। अगले लेखक हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अगले लेखक हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आने वाले लेखक थे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये कब आए हुए थे? तो 80 के ईस्वी में हिंद महासागर का यात्रा पर आने वाले व्यक्ति लेखक थे। भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी किन्होंने? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इन्होंने क्या किया था कि भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी हम लोगों को प्रदान किया था। आगे देखते हैं, कुछ लेखक थे जो चीन से आए हुए थे। तो चीन से जो आने वाले मुख्य लेखक थे वह कौन कौन से थे? तो फाहियान, शंगयून, हुएनसांग, इत्सिंग। चीन से आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन से थे? तो फाहियान, शंगयून, हुएनसांग और इत्सिंग। फाहियान, शंगयून, हुएनसांग और इत्सिंग ये कहाँ से आए हुए थे? चीन से आए हुए थे। अब हम लोग देखते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान भारत आने वाले प्रथम चीनी व्यक्ति थे, यानी भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे। कौन थे? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले लेखक थे। कौन? फाहियान। फाहियान किनके दरबार में आए हुए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। किन्होंने? फाहियान ने। फाहियान किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। अगला लेखक हम लोग देखते हैं जो चीन से आए हुए थे, शंगयून। शंगयून भारत कब आया था? तो 1518 ईस्वी में। शंगयून जो भारत आए हुए थे कब आए हुए थे? 1518 ईस्वी में। शंगयून कितनी वर्ष यात्रा कर बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकाकी की? 3 वर्ष की। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। आगे के लेखक देखते हैं हम लोग। अगला लेखक है हुएनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री थे हुएनसांग। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कब चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था? तो 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। हुएनसांग कितनी वर्षों के बाद भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था? तो हुएनसांग 1 वर्षों के बाद भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा हुआ था। हुएनसांग सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचा? कपिसा। हुएनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रहे थे। हुएनसांग चीन वापस कब लौटे? 645 ईस्वी में। हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका जो वृत्तांत प्रसिद्ध है वह सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। सियुकी में 138 देशों का वर्णन मिलता है। किसमें? सियुकी में। सियुकी से किस समाज की जानकारी मिलती है? तो इससे देखते हैं कि हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। किसमें? सियुकी में। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वह थे आचार्य शीलभद्र थे। जिस समय में हुएनसांग अध्ययन कर रहे थे तो उनके समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वह थे आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट, इत्सिंग जो कि चीन के लेखक हैं। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आने वाले चीनी लेखक थे इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में आए हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला तथा इसके समक्ष भारत का वर्णन मिलता है। इनके समय में भारत का वर्णन मिलता है किन लेखक के द्वारा? तो इत्सिंग के द्वारा मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ अरबी लेखक भारत आए हुए थे। इन्हीं लेखकों के बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से थे। तो अरबी लेखक जो थे, पहला देखते हैं कि अल-बरूनी। अल-बरूनी कहाँ के थे? तो ये अरब से आए हुए थे। भारत आने वाले प्रथम जो अरबी थे, प्रथम अरबी लेखक कौन थे? अल-बरूनी थे। अल-बरूनी किसके समय में भारत आया था? तो यह मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया हुआ था। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी थे। यानी भारत आने वाले प्रथम जो अरबी लेखक थे कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके समय में भारत आया हुआ था? मोहम्मद गजनवी के समय में। इनके जो द्वारा लिखित पुस्तक था क्या था? किताबुल हिंद। अर्थात किताबुल हिंद के जो लेखक थे कौन थे? अल-बरूनी थे। किताबुल हिंद तथा तहकीक ए हिंद
का अर्थ क्या होता है? तो किताबुल हिंद तथा तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत का खोज। किताब उल हिंद तथा तहकीर ए हिंद में वर्णन किया गया है किन किन चीज़ों का? तो यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, यहाँ के दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों पर आधारित है। किताबुल हिंद तथा तहकीर ए हिंद में किस समाज का वर्णन किया गया है? तो किताबुल हिंद तथा तहकीर ए हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश डाला गया है। अगला जो अरबी लेखक थे वो कौन थे? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहल, यानी इब्न बतूता के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? रिहल। लेखक जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी तथा न्यायाधीश नियुक्त किया वो कौन थे? तो इब्न बतूता। अगला देखते हैं कि अन्य लेखक थे कुछ, जैसे तारनाथ। तो तारनाथ जो थे भारत आने वाले प्रथम तिब्बती लेखक थे। कौन? तारनाथ। तो भारत आने वाले प्रथम तिब्बती लेखक कौन थे? तारनाथ। तारनाथ कहाँ के थे? तो ये तिब्बत के थे। कंग्यूर तथा इन्होंने तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचना किए, यानी ये जो तारनाथ जो थे इन्होंने क्या चीज़ का रचना किए? तो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तकों की इन्होंने रचना की, अर्थात कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारनाथ। अगला लेखक देखते हैं मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए हुए थे। कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ आए हुए थे? तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए हुए थे। पुर्तगाल से संबंधित अब है जो कुछ पुरातत्व से संबंधित जो साक्ष्य मिले, जैसे विभिन्न धर्म ग्रंथ से हम लोगों ने देख लिया, जो विदेशी आने वाले जो लेखक थे उनसे मिलने वाली जानकारी के आधार पर हम लोगों ने भारतीय इतिहास के बारे में जाना। अब हम लोग कुछ पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिले इसके आधार पर भी हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई एशियन माइनर से किन वैदिक देवता का नाम मिलते हैं? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिलते हैं। किस स्तंभ लेख में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? किस स्तंभ लेख में? तो ये गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। किस स्तंभ लेख में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख में। यवन का राजदूत था हिलियोडोरस। हिलियोडोरस स्तंभ लेख है क्या है? वेशनगर विदिश स्तंभ लेख है। कौन सा? हिलियोडोरस। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो वर्णन मिलता है किस स्तंभ लेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हिलियोडोरस के किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो वेशनगर विदिश ये गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले जो अभिलेख हैं वो कौन सा है? शाहगौड़ा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? शाहगौड़ा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले ह्यून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कि किस चीज़ की? कौन से आक्रमण की? तो ह्यून आक्रमण की जो जानकारी प्राप्त होती है किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस स्तंभ लेख में मिला हुआ था या किस स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ था? तो ये एरन अभिलेख, यानी शासक जो थे इस समय के भानुगुप्त थे। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। ये किनके शासनकाल में थे? तो इस समय के जो शासक काल थे वो थे भानुगुप्त। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो मंसदौर अभिलेख में मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि कश्मीर नवपाषाण कालिक पुरास्थल से गर्तावास, यानी गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढे का घर। तो गड्ढे का जो गर्तावास का जो साक्ष्य मिला था कहाँ से मिला था? बुरझोम से मिला हुआ था। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के किसे कहा जाता है? प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। आहत सिक्के किसे कहा जाता है? तो ये प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है।
साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा गया है? कासार्पण कहा गया है। किसमें? साहित्य में। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया था किन्होंने किया था? यमन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके प्रमाण मिलते हैं। किस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं? संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलते हैं। अड़िकमेंडु यानी पदुचेरी के निकट है। क्या चीज़? अड़िकमेंडु पदुचेरी के निकट है। कैसा सिक्का प्राप्त हुआ था? तो ये रोमन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। कश्मीर पाषाणिक पुरास्थल बुर्जहुम से साक्ष्य मिला था। किसका साक्ष्य मिला था? तो गर्तावास यानी गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला था। अभिलेख का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार में है, मलाई यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ पुराण और इससे संबंधित जो वंश हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हाथी गुफा अभिलेख, ये एक तिथि रहित अभिलेख है। तो पूछ दिया जाता है कि कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है इनमें से? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वह तिथि रहित अभिलेख है। ये किनके इसके जो शासक थे यानी कलिंग राजा खारवेल, इनके इस समय के जो शासक थे वो कहाँ कैसे थे, कौन थे? तो कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख ये कहाँ पे है? तो गिरनार में है। ये किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी वल्लभ श्री। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी वल्लभ श्री। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। वंशदौड़ अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अब हम लोग देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में ईस्वी क्या है। तो वर्तमान में प्रचलित यानी ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या इसको जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसा धर्मगुरु, ईसाई जो धर्मगुरु थे ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व यानी बीसी का लिखा जाता है, यानी बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके जन्म से 563 ईस्वी वर्ष पूर्व ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन या ईस्वी या सन कहलाता है। यानी जिस तिथि से ईसा मसीह के जन्म हुआ उस ईस्वी से सन कहलाता है। इसलिए ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है? तो लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। एडी का जो पूरा नाम क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। एडी का पूरा नाम क्या होता है? एनो डोमिनी होता है, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहलाता है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और इनके लेखक। तो हिस्टोरिक के पुस्तक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिक के पुस्तक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिक के पुस्तक कौन है? हेरोडोटस। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद के रचिता विश्वामित्र। पुराणों के रचिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रसर्वा, ये पुराण के रचिता थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कल्लहन। चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के जो लेखक हैं वह हैं अली अहमद। अष्टादही के लेखक कौन है? तो पाणिनि हैं। आगे हम लोग देखते हैं ज्योतिष ग्रंथ क्या आते हैं। तो ज्योतिष ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कात्यायन। ज्योतिष ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कात्यायन। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। सीयूकी के लेखक कौन है? हुएनसांग। रिहल के लेखक कौन है? इब्न बतूता। कंग्यूर तथा तंग्यूर के लेखक तंग्यूर के जो लेखक हैं तारनाथ। किताबुल हिंद अल्बेरूनी। यानी इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कुछ ये बार बार पूछ दिए जाते हैं। हिस्टोरिक
हेरोडोटस। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद विश्वामित्र। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अगसर्वा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन। चचनामा अली अहमद। अष्टादही पाणिनि। ज्योतिष ग्रंथ कात्यायन। इंडिका मेगास्थनीज। भारत का भूगोल टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। सियुकी हुएनसांग रिहल इब्न बतूता। कंग्यूर तथा तंग्यूर तारनाथ। किताबुल हिंद जिसको तहकीर ए हिंद कहा जाता है, तहकीर ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज, के लेखक कौन है? अलबरूनी। दोस्तों यहीं पर आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा या इसमें आप कुछ सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर लिखें और साथ में प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।